अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पार्ट ए में भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि एमफिल फिजिक्स प्रोग्राम में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लेने के लिए एक गैट टेस्ट रिक्वायर होता है, जिसका हमने पैटर्न, उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ एमसीक्यूज पार्ट ए में डिटेल से डिस्कस किए थे। आज के पार्ट बी में हम कुछ मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं और प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। द एक्साइटेशन फंक्शन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ग्राफ बिटवीन। कहता है कि एक्साइटेशन फंक्शन जो है, ये टर्म हम यूज करते हैं ग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए। किन के दरमियान ग्राफ हो तो बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन एंड एटॉमिक नंबर, एनर्जी एंड क्रॉस सेक्शन या नन। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्साइटेशन फंक्शन है, ये टर्म यूज होती है ग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि किसके दरमियान होता है, एनर्जी एंड क्रॉस सेक्शन के। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर फिशन ऑफ फॉर यूरेनियम 235 इज अप्रोक्सीमेटली 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि हमने फिशन रिएक्शन में पढ़ा था, जब यूरेनियम 235 जो है फिशन करता है, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिशन ऑफ यूरेनियम 235 is approximately 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। Radioactive decay of atomic nuclei is accompanied by the emission of dash rays। कहता है रेडियोएक्टिव डिके जो है, ये किसके एमिशन से होगा, अल्फा रेज के, बीटा रेज के, गैमा रेज के, या बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स की ट्रू ऑप्शन है गैमा रेज। रेडियोएक्टिव डिके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज accompanied by the emission of gamma rays। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है। The next MCQ, at standard atmospheric pressure, helium liquefies at temperature। हीलियम लिक्विफाई होती है किस टेम्परेचर पे, तो हमने ये पढ़ा था कि हीलियम जो है लिक्विफाई होती है 4 डिग्री केल्विन पे। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जी, तो 4 डिग्री केल्विन ये क्या है, ये हीलियम का टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, प्रेशर जिस पे हीलियम जो है लिक्विफाई करती है। द टेम्परेचर इज वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। कहता है ये टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट जीरो के वेरी क्लोज है। विच इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल एट 0 केल्विन। इन द केल्विन स्केल हीलियम लिक्विफाई एट अप्रोक्सीमेटली 4.22 केल्विन। एट टेम्परेचर above the critical temperature, this is the critical temperature, हीलियम रिमेन्स इन इट्स गैसियस स्टेट। कहता है कि अगर टेम्परेचर से above होगा तो हीलियम किसमें होगा, गैसियस स्टेट में। एंड इट बिकम अ लिक्विड ओनली एट और बिलो दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। कहता है कि ये लिक्विड होगा इस 4 डिग्री केल्विन पे या इससे बिलो टेम्परेचर पे। अगर इससे हाई टेम्परेचर होगा तो हीलियम आपका गैस के तौर पर बिहेव करेगा। व्हेन सफिशिएंट प्रेशर इज अप्लाइड, जब आप सफिशिएंट प्रेशर जिसको अप्लाई करते हैं। जी नेक्स्ट एमसीक्यू। ये इक्वेशन दे दी गई है, पार्शियल एस और पार्शियल पी टेम्परेचर कांस्टेंट पे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी और पार्शियल टी प्रेशर कांस्टेंट पे इज कॉल्ड। इक्वेशन क्या कहलाती है, मैक्सवेल इक्वेशंस, टीडीएस इक्वेशन, एंट्रोपी या क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो हमने थर्मोडायनामिक्स में 4 मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी थी। ठीक है, जिनमें से एक मैक्सवेल इक्वेशन ये है। ठीक है, लिहाजा मैक्सवेल इक्वेशन जो थर्मोडायनामिक्स में है, टीडीएस इक्वेशन जो थर्मोडायनामिक्स में है, इनको एक दफा जरूर देखिएगा, इनके एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं। सो दिस इज टू ऑप्शन इज मैक्सवेल इक्वेशन। ये मैक्सवेल इक्वेशन कैसे हमें बताती है, दिस इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नाउन एज मैथमेटिकल रिलेशन। ये जो इक्वेशन दे दी गई है, ये क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इट रिलेट्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी एस। एस जो है ये क्या है, एंट्रोपी, पी क्या है, प्रेशर। It relates the partial derivative of entropy with respect to pressure at constant temperature। ये जो सब्स्टिट्यूट में टी दिया गया है, ये यहाँ पे कांस्टेंट को शो कर रहा है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम
विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और ये ऊपर क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो इक्वेशन है एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हमने यहाँ पे रिलेट किया, और ये इक्वेशन क्या कहलाती है, मैक्सवेल्स इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है किस पे, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड करता है। नीचे रिमार्क में देखिएगा, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पी ऑफ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है और लिक्विड कॉलम की, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे भी ये डिपेंड करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी इस पे इफेक्ट करती है। ठीक है, दी नेक्स्ट एमसीक्यूज, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज द डैश लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी ये भी थर्मोडायनामिक्स का ही एमसीक्यूज है कि ये जो इक्वेशन है डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो स्टूडेंट्स हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी होल्ड करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या जीरो। तो हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी पढ़ा था कि जो एंट्रोपी है ये हमेशा नेचुरल प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल होता है हमेशा इंक्रीज होगी। एंट्रोपी या तो इंक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये जीरो नहीं होती। एंट्रोपी नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, अगर तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर रिवर्सिबल होगा तो ये कांस्टेंट होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, apparently describe the dash property of a wave function under the inversion of space, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, क्रिटिकल या ऑप्टिकल। कहता है कि पैरिटी क्या डिस्क्राइब करती है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ा था, जो पैरिटी है ये एक्चुअली में स्पेस इन्वर्शन है, इसकी सिमेट्री के बारे में बताती है। कैसे कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ स्पेस इन्वर्शन क्या होगा, इसके ऑपोजिट साइड पे, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन ये स्पेस इन्वर्शन को शो करती है। तो ये एक्चुअली में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है उसको शो करती है पैरिटी। ठीक है, पैरिटी डिस्क्राइब द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव फंक्शन अंडर द इन्वर्शन ऑफ स्पेस। यानी कि अगर आपके पास एक्स वाई जी तीन स्पेस वेरिएबल्स हैं तो पैरिटी कैसे डिस्क्राइब होगी कि अगर आप उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, वाई की जगह माइनस वाई कर दें, जी की जगह माइनस जी कर दें, तो आपके पास जो साई वेव फंक्शन है जो कि एक्स वाई जी का फंक्शन था वो रिमेन सेम रहेगा। यानी कि साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी, इनके दरमियान में कोमा, जो कि एक्स वाई जी का फंक्शन है, ये बराबर आएगा साई एक्स वाई जी। दिस इज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और ये कौन शो डिस्क्राइब करता है, पैरिटी। in which phenomena, next MCQ है जी, in which phenomena it is possible to relate momentum transfer of photon to an electron। कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसमें आप मोमेंटम ट्रांसफर जो कि फोटोन का है उसको रिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने एक इफेक्ट पढ़ा था कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि जब एक फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसको अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ट्रू ऑप्शन क्या है, कॉम्पटन स्कैटरिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक डिफरेंट किस्म का इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि फोटोन आके मेटल की सरफेस को स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के नतीजे में क्या करता है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं। ये फिनोमिना हमारे पास है, प्रोसेस होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल से, यही जो है सब्जेक्टिव पोर्शन में जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं वो इन्हीं क्वेश्चन पे बेस होते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या है, कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ साथ साथ इनको ध्यान में रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सो ट्रू ऑप्शन इज कॉम्पटन स्कैटरिंग, द फिनोमिना इन विच इट इज पॉसिबल टू रिलेट द मोमेंटम ट्रांसफर ऑफ फोटोन टू एन इलेक्ट्रॉन इज यूज द कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इसे कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, the next MCQ, Bohr magneton is approximately dash times the nuclear magneton। बोहर मैग्नेटॉन म्यू बी और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन म्यू एन। ठीक है, कहता है कि बोहर मैग्नेटॉन जो है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन से किस तरह रिलेशन रखता है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि बोहर मैग्नेटॉन जो है
ये 2000 टाइम्स होता है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के, यानी कि बोहर मैग्नेटॉन ज्यादा होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूं, तो म्यू बी मेरे पास जो है ये क्या है, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो बोहर मैग्नेटॉन जो है, अगर मैं इक्वालिटी का साइन लगाता हूँ तो ये 2000 टाइम्स इसके बराबर होगा, बोहर मैग्नेटॉन 2000 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू आपने याद रखना है, ये बहुत दफा एग्जाम में आया गया है। ठीक है, तो ट्रू ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट ए वीडियो में भी बताया था, जहाँ पे मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाई थी कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कि एच साइज इक्वल ई साई, अगर आप ई की वैल्यू पुट कर दें जो कि एनर्जी ऑपरेटर है, तो आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस टाइप की होगी। इस क्वेश्चन में उसने जस्ट एनर्जी ऑपरेटर का पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एनर्जी ऑपरेटर जो है ये एक्चुअली में अयोटा एच कट, एच नहीं है, एच कट है पार्शियल ओवर पार्शियल टी टाइम के लिहाज से। तो स्टूडेंट ट्रू ऑप्शन इसकी है ए। अब देखें, यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए आपको डिफरेंट एमसीक्यू दे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ए और डी को देखें, ये दोनों काफी रिजेंबल करते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है डी में। तो लिहाजा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एनर्जी जो है अयोटा एच का पार्शियल ओवर पार्शियल टी, यानी कि टाइम के लिहाज से है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है उस पर चलते हैं। इन एन एटम द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल इज। कि हमारे पास एटम में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, सपोज कीजिए ये मेरे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये मेरे पास सेकंड एनर्जी लेवल है। इसकी एनर्जी क्या है E1, और टू वाली की एनर्जी क्या है E2। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कहता है ये क्या होगा, डेल्टा इज द एनर्जी डिफरेंस। तो कहता है इन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा ई है ये बराबर होता है NHF के, या ये बराबर होता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि E2 माइनस E1 के। इसके बराबर होता है E2 माइनस E1, या अगर मैं कहूँ कि ये फाइनल है और वन वाला इनिशियल है, तो ये होगा EF माइनस EI। ठीक है, दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर होता है। और प्लांक के मुताबिक हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो E इज इक्वल डेल्टा इज इक्वल टू NHF। एच कट नहीं आएगा, NHF आएगा। ठीक है, सो ट्रू ऑप्शन इज बी, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है यहाँ पे, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, बाकी जो एमसीक्यूज है ऑप्शन है वो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है देखें, अगर तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ना होता, EF माइनस EI होता, तो ये भी इसकी ट्रू ऑप्शन हो सकती थी। 0.5 NH, 0.5 क्या है, 0.5 हो ही नहीं सकता। डेल्टा ई क्या है, NHF। एन की वैल्यू जो है ये इंटीजर वैल्यू होती है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू नहीं होती। सो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी कैसे रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एच नहीं बल्कि एच कट आ गया है। मैंने आपको बताया था कि एच जो है और एच कट ये दोनों डिफरेंस है। एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, जबकि एच कट जो यहाँ पे डी में दिया गया है ये रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट है। और जो एच कट है ये H/2 पाई के बराबर होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट एमसीक्यू, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू वाई इज द इक्वेशन ऑफ। ये कहता है ये AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू वाई किसकी इक्वेशन है, वेयर XY आर वेरिएबल्स, ABC आर कांस्टेंट। ABC की कांस्टेंट है और XYZ आपके पास वेरिएबल है। तो स्टूडेंट, जरा एक लम्हे के लिए इस इक्वेशन को देखें, तो ये AX² प्लस BX प्लस C ये क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे क्वाड्रेटिक के x की पावर में क्या है 2। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपको पैराबोला देती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि अगर आपके पास हो y इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 4AX, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये इक्वेशन है, या x² इज इक्वल टू 4AY, तो ये किसकी इक्वेशन थी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और पैराबोला आपने पढ़ा था, दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला। ठीक है, डिफरेंट एक्सिस में आपने डिफरेंट पैराबोलास की डिमेंशंस को स्टडी किया था। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पैराबोला क्या होती है।
जी नेक्स्ट एमसीक्यू, द फंक्शन e की पावर x इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि जो फंक्शन e की पावर x है कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है, हार्मोनिक है, रेजिड्यू है, नॉन हार्मोनिक है या नन है। तो स्टूडेंट्स ये मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स से एमसीक्यूज लिया गया है। ये जो फंक्शन e की पावर x है ये नॉन हार्मोनिक होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कैसे? x की जगह अगर आप एक लम्हे के लिए z पुट करें, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में पढ़ते हैं, या x की जगह आप x ही रहने दें और इसको पुट करते हैं x इज इक्वल टू a प्लस एटा बी, ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स है ना, यानी कि रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है। अगर यहाँ पे x की जगह आप पुट करते हैं a प्लस एटा बी और आप इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं, ठीक है, तो जब आप इसको मैथमेटिकल रूल से चेक करते हैं तो ये फंक्शन हमारा नॉन हार्मोनिक है। आइए रिमार्क में देखते हैं कैसे नॉन हार्मोनिक है। तो फंक्शन e की पावर x इज नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन, ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, यानी कि नॉन हार्मोनिक फंक्शन है, बिकॉज इट इज नॉट अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन विद इमेजिनरी पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जिसका इमेजिनरी पार्ट होता है, और अगर आप e की पावर x का लैप्लासियन ले लें तो वो जीरो के बराबर नहीं होता। इट हैज नॉट सिमिलर सिंगुलैरिटीज, और पोल इसकी कोई सिंगुलैरिटीज या पोल नहीं होते, इस वजह से ये रेजिड्यू भी नहीं होता, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक रेजिड्यू डज नॉट अप्लाई टू इट, ठीक है, क्लियर ही बात। ये नॉन हार्मोनिक कैसे है, ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये आपने खुद करनी है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 2 दफा एग्जाम में आ चुका है कि ए ऊपर ये जो है साइन जो है ये किसको शो करता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को, ठीक है, इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए इज नाउन एज, कहता है कि अगर ये दोनों बराबर हों तो ये किसके क्या कहलाते हैं, वेयर ए दिस सिंबल इज अ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, नॉर्मल, सिमेट्रिक, एंटी हर्मिटियन। स्टूडेंट सिमेट्रिक तो ये हो नहीं सकता, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या थी कि आपके पास दोनों साइड पे चीज सेम हो, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ आ रहा है तो ये एंटी हर्मिटियन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है वो नॉर्मल मैट्रिक्स है। नॉर्मल मैट्रिक्स हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े थे कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नॉर्मल मैट्रिक्स इफ इट्स कम्यूट विद इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, अगर ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करे, ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये है कि आपने इसका इसका जो है आपने हर्मिटियन भी कॉन्जुगेट भी लेना है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और इसका ट्रांसपोज भी लेना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स फॉर नॉर्मल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स बाय इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से तो वो सेम रिजल्ट देगा एज मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बाय द मैट्रिक्स। तो दिस इज द नॉर्मल मैट्रिक्स, दिस इज द ट्रू ऑप्शन, ठीक है। The next MCQ is the temperature above which anti-ferromagnetic material becomes paramagnetic is known as Curie temperature, Curie Weiss temperature, critical temperature या Néel temperature। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे फेरो नहीं है बल्कि क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेट जो पैरामैग्नेट में चेंज होता है वो किस टेम्परेचर पे होता है, नील टेम्परेचर पे। सो नील टेम्परेचर रिलेशन फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक, जबकि क्यूरी और क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये बाकी डिफरेंट दूसरे मटेरियल्स के लिए होते हैं। सो द टेम्परेचर above which anti ferromagnetic material become paramagnetic is known as नील टेम्परेचर, या समथिंग इज रिटन एज नील टेम्परेचर, ठीक है। तो ट्रू ऑप्शन क्या है, नील टेम्परेचर, इस पे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये पैरामैग्नेटिक बनता है, ठीक है। The process, next MCQ is the process in which incoming species are bonded weakly to the surface of substrate। कहता है कि वो प्रोसेस जिसमें इनकमिंग स्पीशीज जो है ये बॉन्डेड होती है वीकली सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट के साथ, इज नाउन एज, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एड्सॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन। तो उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एड्सॉर्प्शन की, कि एड्सॉर्प्शन जो है टेक प्लेस होती है ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट पे, ठीक है। तो ट्रू ऑप्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जी तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने कैट टेस्ट से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया जो कि फिजिक्स पोर्शन के थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद फर्दर एमसीक्यूज को उनके हिंट के साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स के गैट टेस्ट में आए हुए हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।